नमस्कार दोस्तों, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल लीगल एंड टैक्स गुरु। मेरा नाम ठाकुर मुकेश कुमार भट्टरावत एडवोकेट है। आज मैं आपके सामने बड़ा ही एक महत्वपूर्ण विषय है जिसके बारे में चर्चा करूँगा, क्योंकि काफ़ी लोग परेशान रहते हैं कि फादर की संपत्ति में बेटी का अधिकार है या नहीं है, बेटे का अधिकार है या नहीं है। अगर विल बनी हुई है तो बेटी के और बेटे के क्या राइट्स हैं, अगर विल नहीं बनी हुई है तो क्या राइट्स हैं। तो आज मेरा ये वीडियो इसी के बारे में। चलिए मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। मैं एक दो कंडीशंस आपको बताऊंगा, क्योंकि हिंदू एक्ट में दो चेंजेस हुए थे जो 2005 में हुए थे, जो एप्लीकेबल हुए थे 9 सितंबर 2005। 9 सितंबर 2005 से पहले क्या कंडीशन थी और उसके बाद में क्या कंडीशन आई है बेटियों के लिए, वो मैं आज आपसे चर्चा करूँगा। और विल कैसे बनेगी, विल में क्या रहेगा, उसके बारे में आपसे चर्चा करूँगा। तो यहाँ पे दो कंडीशन आ जाती हैं बेटियों के अधिकारों के लिए। एक कंडीशन वो थी जो 9 सितंबर 2005 से पहले की जो कंडीशन थी, और एक कंडीशन वो है जो इस एक्ट को एप्लीकेबल होने के बाद में, अमेंडमेंट के बाद में, जो 9 सितंबर 2005 की कंडीशन है। पहले बेटियों को क्या अधिकार हुआ करते थे? पहले बेटियों को अधिकार, ऐसा नहीं है कि 2005 में जो ये अमेंडमेंट हुई है उसके बाद में बेटियों को अधिकार आए हैं। अधिकार बेटियों के पास में पहले से ही थे, लेकिन उसमें अधिकार सिर्फ बेटियों को इतना था कि जो फादर की जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी थी सिर्फ डॉटर को उसी में अधिकार हुआ करता था। लेकिन 2005 में जो 9 सितंबर 2005 से जो अमेंडमेंट एप्लीकेबल हुई है उसमें बेटी को फादर की जो प्रॉपर्टी है, चाहे वो पैतृक संपत्ति है चाहे वो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, उसमें दोनों में अधिकार आ चुके हैं। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जहाँ पर बेटी को भी अधिकार नहीं मिलते हैं, कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जहाँ पर बेटे को भी राइट्स नहीं मिलेगा। वो कंडीशंस कौन सी हैं? अगर सपोज कोई किसी आदमी की डेथ से पहले उसने कोई अपनी विल बना रखी है और विल में उसने बाकायदा लिखा हुआ है उसके दो बेटे हैं दो बेटियाँ हैं, लेकिन उसने ये पर्टिकुलर अपने बेटे को सिर्फ राइट्स ट्रांसफ़र कर दिए हैं, तो वो विल के बेसिस पे जो बेटे हैं सिर्फ वही उत्तराधिकारी बनेंगे। ऐसा नहीं है कि बेटी बन पाएगी। 2005 से पहले और 2005 के बाद में क्या कंडीशन हुई है कि जो बेटी है वो फैमिली की मेंबर तो थी, लेकिन वो को पार्टनर नहीं थी। को पार्टनर का मतलब ये हो गया कि जो एक तरीके से आप कहते हैं लीगल हेयर्स जो होते हैं, लीगल वारिस जो होते हैं, वो नहीं थी बेटी। लेकिन 2005 के बाद में वो लीगल वारिस बनी है। और जो फादर की जो प्रॉपर्टी है, चाहे वो पैतृक संपत्ति है चाहे सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, दोनों में उनका अधिकार है। एक सुप्रीम कोर्ट का बड़ा ही अच्छा लैंडमार्क जजमेंट था जिसमें विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा का जो डिसीजन था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो बेटी सदैव बेटी। उसको कहने का पर्पस सिर्फ इतना था सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि जो बेटी है वो हमेशा बेटी रहेगी। अगर बेटी की शादी हो गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी फादर की प्रॉपर्टी में उसके जो अधिकार हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। क्योंकि बेटी के केस में क्या है कि अगर बेटी की शादी हो जाती है तो जो इन लॉज का जो होम होता है उसमें उसको कोई अधिकार नहीं होता। किसी भी प्रॉपर्टी में जो बेटी है अगर वो अपने ससुराल चली गई, ससुराल की प्रॉपर्टी में कोई अधिकार नहीं होता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने ये जो लैंडमार्क जजमेंट है विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा, इसमें ये कहा था कि बेटी सदैव बेटी। जो बेटी है अगर उसकी शादी हो गई तो वो हमेशा बेटी रहेगी और उसका जो अपने फादर की जो प्रॉपर्टी है उसमें हमेशा अधिकार बना रहेगा। लेकिन इसके साथ साथ मैं अभी बता देता हूँ आपको, कुछ जगह ऐसी हैं जो अभी कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पे अभी भी फ़िलहाल क्या है कि जो बेटियाँ हैं उनको जो फादर की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है जो या फिर कोई और ऐसी प्रॉपर्टी है जो उसके किसी और ने खरीदी हुई है, या फादर को प्रॉपर्टी विल में मिली हुई है या किसी और तरीके से मिली हुई है, उस प्रॉपर्टी में अधिकार है। लेकिन आज भी कुछ स्टेटों में एग्रीकल्चर जो लैंड है उसमें बेटियों को आज भी अधिकार नहीं है। इसमें कुछ अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट है, सुप्रीम कोर्ट टाइम टू टाइम इसमें साइटेशन वगैरह भी आती हैं, लेकिन अभी कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पे बेटी को एग्रीकल्चर लैंड में अभी भी अधिकार है नहीं। अब मैं सेल्फ एक्वायर्ड जो प्रॉपर्टी होती है फादर की और जो पैतृक संपत्ति होती है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस बताना चाहूँगा। सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी वो होती है जो फादर ने अपने जीते जी अपने इनकम से कोई प्रॉपर्टी तैयार करी है, कोई प्रॉपर्टी परचेज करी है अपने इनकम से, उसको हम बोलते हैं सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी ऐसा भी हो सकता है कि अगर किसी विल के थ्रू उसके पास में कोई प्रॉपर्टी आई है तो वो भी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी आएगी। कोई केस किसी के ऊपर चल रहा था और कोई केस दावा डाला है या कुछ और डाला है और उस दावे के बेसिस पे उसके पास में कोई प्रॉपर्टी आई है तो वो भी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी की कैटेगरी में आएगा, वो पैतृक संपत्ति नहीं कहलाई जाएगी। पैतृक संपत्ति वो है जो 4 पीढ़ियों से चलती हुई आ रही है, वो पैतृक संपत्ति होती है। उस संपत्ति में जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं और जो कोपार्शनल होते हैं उनकी बराबर, फैमिली मेम्बर्स जो है ये जरूरी नहीं है कि वो उसके प्रॉपर्टी में भी अधिकार हो। फैमिली मेम्बर्स अलग होता है और जो प्रॉपर्टी में राइट्स होते हैं जिनके वो अलग होते हैं।
तो अगर किसी आदमी ने अपनी कोई विल कर रखी है तो डॉक्टर को ये विल के बेसिस पे, अगर उसने ये किया है, किसी ने भी अपनी डेथ से पहले कोई विल कर दी और विल में उसने बाकायदा 2 बच्चों के नाम दिए तो 2 बच्चों को ही वो विल के बेसिस पे ट्रांसफ़र होगी। डॉक्टर ऐसा नहीं कर सकती हैं कि वो जाके उसको चैलेंज करें, या वो चैलेंज कर सकती हैं बट अल्टीमेटली जो प्रॉपर्टी जाएगी वो बेटों को ही जाएगी। अगर कोई विल उसमें बनी हुई है, रजिस्टर्ड विल है, उसमें प्रॉपर तरीके से विटनेस वगैरह हो रखी है, जो विल की कंडीशंस को फुलफिल करते हैं, तो वो बेटों के ही फेवर में जाएगी। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि विल जो होती है, जैसे अगर किसी ने अपनी डेथ से पहले कोई 2-3 विल कर रखी हैं, तो वो लास्ट जो विल होती है हमेशा उसी को कंसिडर किया जाता है और उसी के बेसिस पे होता है। डॉक्टर के राइट्स कब सीज हो जाते हैं? डॉक्टर के राइट्स सीज जब हो जाते हैं, जो फादर अपनी कोई विल कर देता है और विल में अपने जीते जी वो उनको नेगलेक्ट कर देता है, पहली बात। उनका विल में से नाम हटा देता है और अपने बेटों को ट्रांसफ़र कर देता है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि फादर की डेथ के बाद में अगर डॉटर अपने भाइयों के फेवर में कोई हक त्याग कर देती हैं या ट्रांसफ़र डीड बना देती हैं, जो रजिस्टर्ड डीड के थ्रू अगर ट्रांसफ़र कर देती हैं, तो एक बार अगर किसी तरीके का कोई फैमिली मेम्बर्स ने अपना जो पार्ट है वो दूसरे के फेवर में ट्रांसफ़र कर दिया है, तो उसके बाद में वो उसको चैलेंज नहीं कर सकते हैं। हाँ, कंडीशन ये हो सकती है कि अगर उससे किसी फ्रॉड में या उससे धोखे में कोई साइन कराया है, तो कुछ उसके साथ में कोई फ्रॉड करके या उसकी नॉलेज के बिना उससे ट्रांसफ़र करा लिया गया है, तो उस केस में वो कर सकते हैं, लेकिन वो 99.99% कोर्ट में स्टेबल नहीं है और वो नहीं चल पाएगा, क्योंकि एक बार अगर किसी मेंबर ने अपना जो अधिकार है वो ट्रांसफ़र दूसरे मेंबर के फेवर में कर दिए तो वो कर दिए हैं। होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो कृपया करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे कानून की जानकारी और लोगों तक भी पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों।